सो अपना आज पांचवा लेक्चर है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? चैप्टर 2 एच के दास बुक का। इसमें अपन डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन फिर उसके अपन क्वेश्चन पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे नहीं लिखना है मुझे, एक बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे अवॉइड करना है ना, यहाँ पे मेरा फेस आता है, याद रखना है, ठीक है। सो अब सबसे पहले अपन देखेंगे ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है अपना, उसमें सबसे पहले अपना वेक्टर फंक्शन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, फिर स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन देखेंगे और फिर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, क्या है? वेक्टर फंक्शन। क्या है? वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन क्या होता है? जैसे सिंपली अगर अपना कोई वेक्टर है और ये इसको अपन फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, टी के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको ए वेक्टर टी के रूप में अगर अपन इसको लिख सकते हैं तो ये क्या बन जाता है? वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो इसको वेक्टर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है कि वेक्टर है, वेक्टर का एक फंक्शन बन रहा है जिसको अपन वेक्टर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सिंपल है इसकी परिभाषा, ठीक है। तो ये क्या कहता है? इफ मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ, इस वेक्टर आर इज अ फंक्शन ऑफ a scalar variable t, then we can write function, एक सेकंड रुको ना, सेट, ठीक है। इज ए फंक्शन of a scalar variable t, then we write r vector इक्वल टू r वेक्टर, यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने सिंपली बताया था। अब इसमें क्या है, इसमें आगे क्या कहते हैं अपन? इफ अ पार्टिकल is moving along a curved path, then the position vector r of the particle is a function of t if the component of f of t along the x axis, y axis, z axis are f1t, f2t, f
3t respectively, then we can write f of t as f1t I cap plus f2t j cap plus f3t k cap. ओके, इस तरह अपन इसको लिख सकते हैं. ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर अगर अपन देखें तो सिंपल एक वेक्टर है जो एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है और फिर उस फंक्शन को अपन इस वाले रूप में अपन लिख सकते हैं. ठीक है, इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं. नाउ अब आगे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर. डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, इसमें क्या होता है, जस्ट सपोज मैंने एक पॉइंट माना O ओरिजिन है, यहां से एक पॉइंट है, मैं मान लेता हूं यहां से एक पॉइंट है P और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R वेक्टर है. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे O से एक और पॉइंट है, ये है Q. ओके, अब इसका ये है R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर. ठीक है, इसकी दूरी ये वाली है और ये एक कर्व्ड पाथ है, मतलब ये पार्टिकल मूविंग पार्टिकल है जो एक t टाइम पे यहाँ पे था और कुछ थोड़े टाइम बाद में ये Q पॉइंट पे आ गया और ये लगभग इस पाथ पे जा रहा है. ठीक है, इस पाथ पे जा रहा है और Q और P वाले बीच की दूरी है, ये अपन को फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब ये कर्व पाथ है तो ये वाली पाथ जो है इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ कि ये ऐसा पाथ है कर्व पाथ जिसमें ये पार्टिकल होते होते यहाँ गया है और P और Q के बीच की दूरी अपन को फाइंड आउट करनी है. तो नॉर्मली PQ ये जो पार्टिकल एक ऐसे गया पार्टिकल, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ये वाली चीज ऐसे है. ठीक है, तो यहाँ पे O ओरिजिन है, P इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की है टाइम t पे और ये यहाँ पे Q पॉइंट है कि थोड़े समय बाद में डेल t मान लेते हैं, यहाँ कोई दूसरा टाइम है उस पे है, तो ये बीच में डिफरेंस है. तो PQ क्या हुआ, PQ वेक्टर क्या हुआ अपना, ये अपना क्वेश्चन है. तो सिंपली ट्रायंगल लॉ से क्या बनता है, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर, यही बनेगा. OP वेक्टर तो अपन को पता है R वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर इक्वल टू R प्लस डेल R वेक्टर. ठीक है, अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो PQ वेक्टर क्या होगा अपना, डेल R वेक्टर होगा. ओके, ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे अपन को पता चल गया कि ये जो क्वांटिटी है ये डेल R वेक्टर है. सो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, चेंज अपना हुआ डेल R वेक्टर क्वांटिटी है, ये अपना चेंज मिला है अपन को. नाउ अब मैं कह रहा हूं कि ये जो टाइम है डेल t टाइम पे ही तो ये Q पे आ रहा है. अब इसको मैं कर देता हूं 0, तो क्या होगा, 0 करने पे ये जो यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे पास पे आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि उस पॉइंट उस टाइम पे जो टेंजेंट लाइन है, जो ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन, इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही उस पॉइंट की डायरेक्शन होगी. ठीक है, समझ रहे हो आप कि उस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ये होगी. तो अपने पास क्या बना, मैंने बोला डेल R वेक्टर है किस पे, डेल टाइम t पे, ये एक वेक्टर इज
अ, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, मैं थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज भी लिखाऊंगा अभी, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ। दिख रहा है ना सबको? यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा यार, यहाँ पे थोड़ा दिखता नहीं है, इस वाले पोर्शन को मैं अवॉइड करूंगा, ट्राई करूंगा कि यहाँ पे ना लिखूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे से लिखूंगा मैं, थोड़ा, अब दिख रहा होगा सबको? ठीक है, अब दिख रहा होगा ना सबको? तो यहाँ पे डेल आर वेक्टर अपॉन डेल टी इज अ वेक्टर, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अपन को डेल आर वेक्टर नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर चाहिए ना, अभी तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, अपन मेन डिफरेंशिएशन में भी आता है। सो यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, एज डेल टी टेंड्स टू 0, क्यू टेंड्स टू पी, ओके, पी की तरफ जाता है, एंड द chord becomes the tangent at p। अब यहाँ पे जो कोड है ये टेंजेंट बन जाती है, ठीक है। सो वी डिफाइन, देन अपन कैसे डिफाइन करते हैं इसको, डी आर वेक्टर, एक सेकेंड, ये आर नहीं होगा, यहाँ पे आर वेक्टर डेल टी डी टी इक्वल टू होगा, डेल आर वेक्टर ही होगा और डेल टी वेक्टर ही होगा, लेकिन इसमें ये जो लिमिट होगी, लिमिट कहाँ से होगी, डेल टी से 0 की तरफ, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, ये अपना बन गया वेक्टर, इसको अपन डिफरेंशिएशन के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो चेंज है, जो स्मॉलेस्ट चेंज है अपना, वो यहाँ पे है, एक छोटे से पॉइंट की तरफ है, जिसमें डेल टी टेंस टू 0 होते ही वो अपने लिमिट डिफाइन कर दी, और वहां पे अपन फिर चेंजेस को देख रहे हैं कि यह वेक्टर यहाँ चेंजेस हुआ है ना, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, इसको अपन चेंजेस को देख रहे हैं, ठीक है। इसको अपन ने इस तरह से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे ये दो चीजें दिखाता है, दो चीजें दिखा रहा है। सो डी आर वेक्टर ऑन डी टी क्या है, इज ए वेक्टर, तो ये एक वेक्टर है, मैं लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, इज अ वेक्टर, पहली चीज ये लिखी है अपन ने, इज ए वेक्टर, ठीक है। इन द, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट में है, और कहाँ पे, एट पी, जो पी पॉइंट है उसकी टेंजेंट में है, डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट पी, जो पी पॉइंट है उसकी टेंजेंट डायरेक्शन में है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी। और दूसरी पॉइंट में क्या कह रहा हूँ, दूसरा पॉइंट कह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं सिंपली इसको कहता हूँ डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज एन डिफरेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ये वेक्टर तो है बट ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर वेक्टर, with respect to t, तो t के रेस्पेक्ट में सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। वैसे वैसे इसका जो अपन डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, बस। ठीक है, ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का टाइम के साथ है, तो ये वेलोसिटी बन जा रही है, और ये जो देखो ये वेलोसिटी है,
जैसे डी आर बाई डी टी है, ये अपनी बन गई वेलोसिटी, बिकॉज के अपन दूरी के सापेक्ष कर रहे हैं। और अभी ये डी बाई डी टी का एक बार और डी बाई डी टी कर दूं तो ये वेलोसिटी हो गई, और वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, अपना एक्सेलरेशन, ये होता है अपना एक्सेलरेशन बन जाएगा। इन किस में हो जाएगा, ये वेक्टर भी है और ये भी वेक्टर है, ठीक है। ये चीज अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है, आप समझे। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं वो लिखा देता हूँ आपको लैंग्वेज, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा समझना फिर, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको, और अपन आगे लिखते हैं। थोड़ा मैं इसकी लैंग्वेज को इसमें लिखता हूँ, क्या है ये, लेट, अभी इस डायग्राम को लिख रहा हूँ ना, मैं डायग्राम लिख रहा हूँ, इस डायग्राम को मैं लिख रहा हूँ, लेट ओ बी द origin, ठीक है, P be the position of a moving particle at time t, ठीक है, t टाइम पे मूव कर रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है ओ पी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, एंड लेट q be the position of the particle at time t प्लस, यही लिख देता हूँ, t प्लस डेल टी, ठीक है, t प्लस डेल टी पे यहाँ पे टाइम है, and the position vector q is, and the position vector of q is oq vector equal to r vector प्लस डेल आर वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने फिर उसको आगे का सॉल्व किया है, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, किसकी होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के, वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। नाउ अब आगे देखते हैं अपन, कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन इन वेक्टर है ना, तो ये थोड़े से काम आएंगे फॉर्मूला, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, मैं बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अपने जो फॉर्मूला है वो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है ये फॉर्मूला। तो सबसे पहला क्या फॉर्मूला है, सबसे पहला है, अगर दो वेक्टर साथ में एसोसिएटेड है विद एडिशन, तो अपन इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे होता है वैसे ही करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे और फिर इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। सेकंड क्या है, सेकंड है अपना, अगर d बाई डी टी है, वेक्टर है, उसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी है। अब कैसे करेंगे, अब करेंगे कि सबसे पहले मैं जो वेक्टर का डिफरेंशिएशन करूंगा प्लस, उसके बाद मैं स्केलर रखूंगा, फिर उसके बाद में मैं स्केलर का डिफरेंशिएशन करूंगा और वेक्टर को बाहर रखूंगा। सबसे पहले मैंने वेक्टर का किया, ठीक है, ये वेक्टर है, तो यहाँ पे मैं कोष्टक रख देता हूँ,
यहाँ पे मैं कोष्टक रख देता हूँ, 1 मिनट इसको वापस से लिख देता हूँ, रुको थोड़ा सा स्पेसिंग की दिक्कत है, ठीक है। इसको वापस से लिखता हूँ। तो सबसे पहले देखो इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है ना, पोजीशन कैसे चेंज नहीं करनी कि डी बाई डी टी एफ वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे 5 वेक्टर प्लस 5 वेक्टर डी बाई डी टी, नहीं एफ वेक्टर डी बाई डी टी 5, ठीक है। ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर हो गया। अब थर्ड क्या है अपना, अब जैसे दो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में हो तो फिर उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एफ वेक्टर डॉट जी वेक्टर। तो वापस से ऐसा ही फॉर्मूला है सिंपल सा, डी टी एफ वेक्टर। अब यहाँ पे डॉट लगेगा, देखो मैंने डिलिबरेटली यहाँ पे अवॉइड किया डॉट लगाना, क्योंकि डॉट अपनी जो वेक्टर है उसमें अलग प्रॉपर्टी हो जाती है। एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अलग होता है और एक डॉट प्रोडक्ट अलग होता है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर और स्केलर के बीच में होगा, है ना, क्रॉस भी हमेशा स्केलर और स्केलर के बीच में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर से मल्टीप्लाई जरूर होता है लेकिन रिजल्ट अपन को स्केलर मिलता है स्केलर प्रोडक्ट में, और वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्ट अपन को वेक्टर मिलता है, इसलिए वो वेक्टर वो कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसमें जी वेक्टर हो गया प्लस वापस एफ वेक्टर यहाँ रख डॉट लगाएंगे यहाँ पे डी बाई डी टी जी वेक्टर, ठीक है। फोर्थ डी बाई डी टी एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस डी जी वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी एफ वेक्टर बाई डी टी क्रॉस जी वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली लिखा है मैंने, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ क्या है अपना, फिफ्थ क्या है, अब जस्ट सपोज डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको कैसे लिखते हैं अपन, इसको कैसे लिखते हैं अपन, लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको अपन ऐसे लिखते हैं। सो सिंपली इसको कुछ नहीं करना, इसी प्रॉपर्टी में रखना है। डी बाई डी टी सबसे पहले ए के साथ करेंगे, बी और सी वेक्टर को वैसा का वैसा रखेंगे, प्लस ए वेक्टर को लिखेंगे, फिर बी वेक्टर के साथ डिफरेंशिएशन, फिर एडिशन, और फिर ए वेक्टर बी वेक्टर और डिफरेंशिएशन किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, ठीक है। सिक्स्थ अपन क्या लिखेंगे, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। अब यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे जाएंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वापस वही जो अपन सिंपली करते हैं 1 2 3, है ना, पहले ए के साथ फिर बी के साथ डिफरेंशिएशन फिर सी के साथ डिफरेंशिएशन। वापस से होगा डी बाई डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस कोष्टक प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस डी बाई डी टी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस डी बाई डी टी सी वेक्टर, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे एक चीज याद रखें, यहाँ पे G और F को इंटरचेंज नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है, नोट लिख देता हूं मैं, डू नॉट इंटरचेंज चेंज F वेक्टर एंड G वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इनको इंटरचेंज करने पे चीजें बदल जाएंगी, है ना, ठीक है। अब इसके अपन वो नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, अभी थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा लेट करवाऊंगा इनके,
ठीक है, थोड़े से लेट करेंगे इनके क्वेश्चंस। ठीक है, अब स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन देखेंगे। आज का अपना थर्ड टॉपिक है। क्या है? थर्ड टॉपिक है आज का। क्या है थर्ड टॉपिक? स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले पॉइंट फंक्शन पाएंगे, ठीक है, उसके बाद में स्केलर और वेक्टर पाएंगे। तो पॉइंट फंक्शन क्या होता है? पॉइंट फंक्शन इज ए वेरिएबल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू वो जिस पॉइंट पे है उस स्पेस पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी जगह पे पॉइंट अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब अगर नॉर्मल है, एक ही पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे एक कर्व है और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे गया और ये दूसरा कर्व है, तो यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया है। समझ रहे हो? कर्व वही है, ये कर्व है, कर्व वही है। ठीक है, अब ये कर्व यहाँ बना दिया मैंने, पॉइंट बदल गया ना, पॉइंट फंक्शन। ओके, तो इसको अपन ऐसे बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। ठीक है, क्या है? A variable quantity whose value at any point in a region of space depend upon the position of point is called point function. There are two type of point function. पहला तो स्केलर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया। पॉइंट वेक्टर समझ गए कि जिसकी वैल्यू वेरिएबल क्वांटिटी इज पॉइंट फंक्शन इज एन क्वांटिटी जिसकी जो पॉइंट है, जैसे ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी और ये जैसे इस पॉइंट पे एफ ऑफ टी की वैल्यू अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, तो हर पॉइंट पे अलग है, तो इसको भी पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉइंट फंक्शन मतलब उस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे उसकी फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, तो वो पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, डिफरेंट है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसकी मैं लिखवा देता हूँ डेफिनेशन। तो सबसे पहले क्या है पॉइंट फंक्शन? पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन क्या है? सिंपल है, अ वेरिएबल क्वांटिटी, अ वेरिएबल क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी whose value, whose value, whose value at any point, at any point, at any point in a in a region, region, in a region of space, in a region of space depends upon, depends upon, depends upon the position of the, on the position of the point is called point function, point function। ठीक है, a variable quantity whose value at any point in a region of space depend upon the position of point, ठीक है, is called a point function। तो वो जहां पे भी पॉइंट सिचुएटेड है उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या है, सिंपल सी चीज है, तो वो पॉइंट फंक्शन हो गया। पॉइंट फंक्शन में क्या होता है? इसमें दो टाइप होते हैं। तो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी दो टाइप की होगी, स्केलर होगी या वेक्टर होगी। देखो सम क्वांटिटीज होती हैं, जैसे उनको अपन क्या नहीं कर सकते, उनके बारे में ये नहीं बता सकते
कि क्या वो वेक्टर है या नहीं, मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं दे सकते, बता तो नहीं सकते क्या होता है, बट अपन उसकी डायरेक्शन नहीं दे सकते है ना। तो वही चीज होती है जिससे अपन बता सकते हैं ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, और यही अपना पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, नाउ इसमें है एक तो स्केलर, स्केलर और एक है वेक्टर, पॉइंट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। ठीक है, नाउ अब लिखते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन भी अपन यहाँ पे आएंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे। सो क्या है स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो इफ टू ईच पॉइंट P of a region R in a space there is correspond a unique scalar function P, then F is called a scalar point function. For example, the temperature distributed in a heated body, density of a body and potential due to gravity, example of scalar point function. अब सिंपल सी चीज है, ये रीजन दिया है R, अरे सॉरी, ये रीजन दिया है R। ठीक है, ये जैसे R रीजन दिया मुझे। ठीक है, अब इस R रीजन में एक पॉइंट, ईच पॉइंट P है, कोई 2-3 पॉइंट मान लेते हैं, ये P है, मान लो P है, तो P की वैल्यू यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग है। तो एफ ऑफ P जो है वो हर जगह के लिए अलग है, लेकिन जो क्वांटिटी है अपनी वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल सी बात है, वेक्टर के लिए अपन बोल देंगे जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है, और स्केलर के लिए स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे, तो हर पॉइंट के लिए अलग है। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैंने एक हीटर रख दिया, तो यहाँ पे हीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे हीट ज्यादा है, मैक्सिमम है, यहाँ पे ज्यादा कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई। ठीक है, ऐसा सब तरफ हो रहा है। ठीक है, ऐसा सब तरफ हो रहा है, तो पॉइंट पी अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग है। तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन का एग्जांपल है। सिंपल है, एक रीजन दिया हुआ है, पोजीशन पॉइंट है, पॉइंट के अलग 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 पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन की वजह से फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। और क्योंकि जो अपनी क्वांटिटी है वो एक स्केलर है, क्वांटिटी अपनी क्या है, स्केलर है, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो अपना फंक्शन है वो क्या बन जाता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, सिंपल है। इसकी मैं डेफिनेशन लिखाता हूं। सो क्या है स्केलर पॉइंट फंक्शन, इफ टू पॉइंट, if to each point P, which can be in x, y, z of a region R in space, there correspond a unique scalar function, there correspond corresponds a unique scalar function f of p, then f is called a scalar function, scalar point function, point function. For example,
फॉर एग्जाम्पल एक तो टेम्परेचर किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बॉडी, पहला तो ये अपना हो गया। सेकंड एग्जांपल क्या है, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी एंड पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी, और एक डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। अब स्केलर में स्केलर पॉइंट फंक्शन आ गया, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है? सेकंड है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर, ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ ना कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, फिर अपन ग्रेडियंट पे आएंगे, फिर डाइवर्जेंस पे, फिर कर्ल पे, फिर डाइवर्जेंस कर्ल थ्योरम, ग्रेडियंट कर्ल थ्योरम, फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड देन फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, थोड़ा इसको समझो, फिर देन अपन धीरे धीरे हार्ड टॉपिक्स पे जाएंगे, है ना। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन इफ टू ईच पॉइंट, सिंपल है, इफ टू ईच पॉइंट P, where is P on x y z of region R, of a region R in space there corresponds a unique vector f of P, then f is called a vector point function. The velocity of a moving fluid, gravitational force are the example. ठीक है, तो इसमें क्या है, रीजन आ रहे इन स्पेस देयर आर कॉरस्पॉन्ड यूनिक वेक्टर। सिंपल है, जैसे स्केलर क्वांटिटी है वैसे यूनिक वेक्टर, बट इसमें डायरेक्शन होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगी। तो इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या है इसके, द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड। देखो, एक तो वेलोसिटी है, फ्लूइड मूव कर रहा है, तो एक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू अलग होगी और यहाँ पे अलग होगी। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तो होगी अपनी, की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मान दो, जैसे सपोज ये गिर रहा है mg से, तो यहाँ पे कुछ अलग होगी टाइम की वजह से, है ना। टाइम की वजह से इसकी वैल्यू यहाँ अलग होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पे अलग वैल्यू होगी। टाइम, डिस्टेंस, है ना, कि जीरो टाइम पे ये यहाँ था और एक टाइम के बाद में ये टी टाइम के बाद में ये यहाँ हो गया पार्टिकल, तो ये यहाँ से डिस्टेंस कम होती है, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पे अलग अलग वो होता है, लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होती है। ठीक है, तो ये दो इंच के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ मैं, द वेलोसिटी ऑफ, इसमें हो जाएगा द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग फ्लूइड, कॉमा, ग्रेविटेशनल फोर्स acting on a particle, एक पार्टिकल पे जो
फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन की तरह वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, उसका एग्जांपल है। फिर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहाँ से एक ऑपरेटर निकल के आता है, ठीक है। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, चेंज, ठीक है, चेंज की तरफ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट है अपना P, P पॉइंट है, और यहां से होते हुए यहाँ पे एक पॉइंट वो गया है और वो Q बन गया। पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ पे पोजीशन शिफ्ट हुआ है, पॉइंट तो वही है बट यहाँ से वो Q मान लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं R वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, इसका जो मैग्नीट्यूड है फाई का, ये नहीं, ये मान लेते हैं फाई हो गया, ये फाई प्लस डी फाई हो गया, रीजन में मतलब थोड़ा सा अलग रीजन है ना, ठीक है, एक कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट P है और पॉइंट Q है, और इसकी पॉइंट P की डायरेक्शन, पॉइंट P की एन कैप में डायरेक्शन, एन कैप में डायरेक्शन मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं, ये क्या है R, क्या एन कैप में है, ठीक है, ये डेल एन है अपना, ठीक है, सिंपल है। दो पॉइंट है, दो पॉइंट पे R है, यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू अलग है और यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू अलग है, तो ये पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डेल एन है ना, ये नॉर्मल वेक्टर है, और यहाँ पे ये R है जहाँ पे भी पॉइंट की वैल्यू अलग है, ठीक है। सब जगह पे पॉइंट की वैल्यू अलग है, यहाँ पे है तो अलग या वहां पे है तो अलग, बट डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें आप डायरेक्शन का कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट है, ओके। तो ये इसका एक एग्जांपल है जियोमेट्रिकल, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बुक में दिया हुआ है डायग्राम। वैसे इसको ज़्यादा समझने, वो ज़्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझना है बस के पॉइंट है, एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू अलग है, दूसरे रीजन में पॉइंट यहाँ पे है तो उसकी वैल्यू अलग है, यहाँ पे है तो उसकी वैल्यू अलग है, ठीक है। ये चीज आप समझ में आ गई। अब नेक्स्ट अपन आते हैं ऑपरेटर पे। इस चीज से अपन क्या सीखे, एक तो इसका मतलब है कि जो अपने पास जो वेक्टर है वो चेंज होता है, कितना चेंज हो रहा है, ये कंफ्यूजन है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने बोला कि उसके चेंज को फाइंड आउट करते हैं। चलो चलो, जैसे ए वेक्टर है, ए में चेंज है, ए है, जैसे सपोज ए है, ए में चेंज कैसे, सिंपली ए में चेंज हो गया, फाइंड आउट कि टी के टाइम के साथ ये कैसे बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है, ये इसका टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन वेक्टर में क्या दिक्कत आ रही है, वेक्टर में दिक्कत आ रही है इसमें डायरेक्शन भी है। अब डायरेक्शन में ऐसा है कि यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं, एक्स वाई और जेड, पॉइंट एक यहाँ है, तो इसमें x1 मान लो, y2 y1 और z1 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे x2 y2 और z2 पोजीशन आ गई, ठीक है। तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड अलग है, किस रफ्तार से चेंज हो रहा है वो तो चलो सेम रहेगी, ठीक है, किस रफ्तार से चेंज हो रहा है वो तो चलो सेम मान लेते हैं, वो सेम है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो तीन भागों में बटी हुई, तो तीन तरफ चेंज हो रहा है, तो उसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए अपन ने स्केलर क्वांटिटी में एक नई चीज डिफाइन की है, वो है डेल ऑपरेटर, ठीक है। जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, ये अपना वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहाँ से डेल ऑपरेटर निकलता है कि वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या, फिर वेक्टर को अपन को पता चला हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू पॉइंट फंक्शन की वजह से अलग अलग है, स्केलर में भी होता है, वेक्टर में भी होता है। और अब अलग अलग पॉइंट पे हैं तो तीन क्वांटिटी हैं बिकॉज ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स। अब तीन कोऑर्डिनेट हैं, किसी चीज को डिफाइन, मतलब कहाँ है उसकी पोजीशन, उसको डिफाइन करने के लिए तीन अपने पास कोऑर्डिनेट मिनिमम होने चाहिए। तीन कोऑर्डिनेट में अपन को ये इशू आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अपने डेल ऑपरेटर बनाया, ठीक है।
तो ये डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, ठीक है। दैट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे उल्टा ट्रायंगल, ठीक है। ये अपना डेल ऑपरेटर है। इनिशियल में तो लगेगा क्या है क्या नहीं है, बट आप जैसे जैसे इसको यूज करोगे आप समझ पाओगे। डेल ऑपरेटर कुछ नहीं है, चेंज है विद इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, विद इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फिर अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए डेल की अलग अलग वैल्यूज आती है, वो आप समझ भी जाओगे, इजी है वो, कुछ नहीं है। तो डेल मींस चेंज, ठीक है। तो ये हो गया। तो डेल ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डेल ऑपरेटर इसको मैं ढंग से लिखता हूँ, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज ऐसे से लिखता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे पढ़ने में। तो क्या है, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर del is denoted by del. It is defined as del equal to del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap। इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अपन इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको अपन डेल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलग अलग फॉर्म है, कैसे, जैसे गुणा होता है तो आपने देखा, एक तो अपन यहाँ पे कैसे रखते हैं, ए और बी का ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और एक क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो ऐसे ऐसे ग्रेडियंट है जिसमें वेक्टर कोऑर्डिनेट का सिंपली अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते टाइम अपन डॉट लगाते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते टाइम क्रॉस लगाते हैं। तो डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डेल ऑपरेटर नहीं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये 3 चीजें फिर अपनी बनती है। तो वो अपन धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। अपन अब आते हैं यहाँ पे अपने ग्रेडियंट पे, ठीक है। ये चीज समझ गए। अपन अब आज का 4th लास्ट टॉपिक आज का करेंगे, उसके बाद बाकी अपन कल देखेंगे। 4th अपना टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। ये किस चीज से अपन को निकल के आया, ये अपना डेल ऑपरेटर से निकल के आया, ठीक है। ये डेल ऑपरेटर है, ऑपरेटर का यूज करके अपन 3 चीजें डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब किसी के ऊपर ऑपरेट होगा, तो फिर एक तो ग्रेडियंट बनाएगा, एक डाइवर्जेंस बनाएगा और एक कर्ल बनाएगा, ठीक है। इसमें ए बी मान लेते हैं, इसमें ए डॉट बी मान लेते हैं, बी के लिए ए क्रॉस बी मान लेते हैं। तो ए की जगह अपना डेल आ जाएगा, तो डेल बी डेल डॉट बी क्या होगा, यहाँ पे सोचो सोचो सोचो। तो डेल ऑपरेटर अपना वेक्टर है, याद रखना, डेल ऑपरेटर वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और क्वांटिटी भी है। ये भी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट में दूसरी चीज भी वेक्टर आती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों ही वेक्टर होंगे इसमें भी। समझे आप कैसे मैंने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल लिखा है। डेल ऑपरेटर में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए। नाउ ग्रेडियंट पे आते हैं। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट कुछ नहीं है, इसमें सिंपली
किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उसको डायरेक्शन गिवन कर देते हैं विद सम चेंज। बाई किस ऑपरेटर से? डेल ऑपरेटर से। कैसे करते हैं देखो, सिंपल ही है, स्केलर क्वांटिटी लेंगे, डेल ऑपरेटर से ऑपरेट करवाएंगे और एक नई क्वांटिटी बनेगी जिसमें डायरेक्शन होगी। ठीक है, सिंपल है। देखो आप कैसे होता है। सबसे पहले होगा यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूं, ये डायरेक्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, सो इसकी ऐसे डेफिनेशन नहीं है, ये समझ है। ठीक है, इस कहीं से मिली नहीं, फैक्चुअल वो होते हैं ना कि एक चीज अपन फैक्चुअल निकालते, जैसे आप नॉर्मली जैसे केमिकल को मिक्स करते हो एक नया केमिकल बनता है, तो कि ये केमिकल है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, समथिंग समथिंग, तो ये अपने मन से बनाया, मन से इन द सेंस कैलकुलेशन के थ्रू बनाया कि सबसे पहले डेल है, फिर ये करके स्टेप स्टेप करके अपन यहाँ तक पहुंचे कि हाँ यहाँ पे एक क्वांटिटी होनी चाहिए जो ऐसे ऐसे बिहेव करेगी। फिर अपन ने उसको एक तरह से एक पूरा सेट ऑफ इक्वेशन से उसको डिफाइन किया, फिर उसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ करने लगे और फिर अपन ने एक पूरी थ्योरी बन के हाँ ये सही है, इसको ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ना, बातें बहुत हो गई। फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड be a scalar function then I cap del by del t phi plus j cap del by del t phi plus k cap del by del t phi is called the gradient of the scalar function phi and is denoted by grade phi। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, थस ग्रेड फाई इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स फाई प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई फाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड फाई। सो क्या हुआ यहाँ पे, अपन ने क्या बोला कि ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, और इसको ऐसे अपन डिनोट कर सकते हैं जहां पे फाई जो है अपना स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है इसके पास, तो ये अपना क्या हो गया स्केलर, और स्केलर को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको एक और तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेड फाई इक्वल टू हो गया आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये तीनों क्या हो गए, फाई हो गए। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल ऑपरेटर, और ये फाई हो गया। डेल ऑपरेटर पे जनरली कुछ लोग डायरेक्शन लगाते, कुछ नहीं लगाते, अपन डायरेक्शन मत ही लगाओ वैसे तो, क्योंकि ये अंडरस्टूड है डाइवर्जेंस है, तो मतलब चेंज इन सम डायरेक्शन है ना, तो वो है। अब जियोमेट्रिकल मीनिंग अपन देख लेते हैं। ठीक है, क्या है इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग देते हैं। ये चीज तो आप समझ गए कि ये मैथमेटिकल में कैसे आ रहा है। अब जियोमेट्रिकल एक बार देखते हैं, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अच्छा होता है।
geometrical meaning of gradient comma normal. ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट कॉमा नॉर्मल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इफ अ सरफेस फाई इक्वल टू सी passes through a point P, the value of the function at each point of surface is the same as P. Then such a surface is called a level surface through P. For example, if phi of xyz represent potential at point P, then equipotential surface phi is a level surface. Two level surfaces cannot be intersect. Let the level surface pass through the point P at which the value of function is phi. Consider another level surface passing through Q where the value of function is phi plus del phi. Let r vector and r vector plus del r be the position vector P and Q, and PQ vector is equal to del r vector. Okay, if Q lie level surface and d phi equal to 0, equation 1 becomes tangent, hence normal. Let the unit vector and change in the direction of hence the gradient is vector normal to the surface and has a magnitude equal to the rate of change of phi along its normal and direction derivative. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कहते हैं अपन कि एक सरफेस है फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसको मान लेते हैं अपन सी. ये क्या है, सी मीन्स कांस्टेंट सरफेस है. सरफेस मान लेते हैं ये, सरफेस मान लेते हैं ये फाई है, अपनी फाई है. ठीक है, और ये किस पे पासेस कर रही है, पॉइंट पी पे पास कर रही है. पी पे मान लेते हैं, पी पे पास कर रही है. ओके, पी पे पास कर रही है. द वैल्यू ऑफ यहाँ पे पी किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे पास कर रही है, तो जैसे सपोज यहाँ पे ये कर्व है, यहाँ पे जैसे पॉइंट है, पॉइंट से कर्व यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो वो कर्व कैसे भी जाए पी की वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे इक्विपोटेंट सरफेस है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेम है. पोटेंशियल इन द सेंस यहाँ पे कहीं से भी अगर आप पॉइंट पी रखते हो तो वो सेम होगा, पॉइंट पी की वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी इस सरफेस पे, है ना. ठीक है, तो ये सरफेस जो है ये अपनी लेवल सरफेस है कि इस ये जो ये सरफेस है इसको अपन लेवल सरफेस बोलते हैं, मतलब कि इसकी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट की वैल्यू सेम रहती है. ठीक है, सरफेस पे, है ना, पूरी बॉडी में नहीं, खाली सरफेस की बात कर रहा हूँ. ठीक है, फॉर और दो जो लेवल सरफेस होती है, दो जो लेवल सरफेस है, जैसे सपोज यहाँ पे एक और सरफेस है, मान लेते हैं ये सरफेस, तो ये इस पॉइंट पे Q एक पॉइंट है, Q पॉइंट है ना, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, Q पॉइंट एक, इसकी भी वैल्यू इसके पूरे सरफेस पे सेम है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. P इक्वल टू Q नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि ये अलग सरफेस है और ये अलग सरफेस है. ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फाई है, और यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस की वैल्यू फाई प्लस डी फाई है. ठीक है, और यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है ये वाला, ये पोजीशन वेक्टर क्या है अपना, consider another surface passing through Q where value of the function is del Q. okay,
एंड द पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से, जैसे ओरिजिन से ये आ रहा है, ओरिजिन से डेल प्लस आ रहा है, तो ये डेल आर वेक्टर है। ठीक है, चूंकि अपन ने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ पे देखा है कि मतलब यहाँ ओरिजिन से P और ओरिजिन से Q, देन दोनों को अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे डेल आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कैलकुलस की है और यहाँ पे मैंने डेल आर लिखा है, या पोजीशन से यहाँ पे जैसे सपोज अगर मैं 0 मान लूँ, O मान लूँ, और यहाँ से मैं आर वेक्टर लिखूँ, आर वेक्टर, और यहाँ पे मैं लिखूँ आर प्लस डेल आर वेक्टर। ठीक है, तो फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे P और Q की वैल्यू क्या है, डेल आर वेक्टर है। ठीक है, ये आप समझ गए। ओके, नाउ ये दो सरफेस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एक लाइन बोली थी कि दीज टू सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ये आपस में नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो चेंज है जैसे डेल फाई डॉट, और यहाँ पे जो चेंज है वो डी आर वेक्टर है, यहाँ पे जो चेंज है ये डेल आर वेक्टर, इसको डी आर भी बोल सकता हूँ मैं, डेल आर वेक्टर चेंज है। तो ये फाई में जो चेंज हुआ है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट एक्स आई कैप डी एक्स प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो अपन ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड। ये अपना बन गया क्या, ये अपना बन गया डी फाई। ठीक है, कि अपन डी फाई को इस टाइप से लिख सकते हैं। चेंजेस जो अपने चेंजेस हैं उनको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि डेल फाई में जो चेंजेस हो रहे हैं और डी आर में जो चेंजेस हैं उनको ऐसे लिख सकते हैं। सो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। वे ये वाली चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों पॉइंट को मैं इंटरसेक्ट करवा दूं तो ये डी फाई जो हो जाएगा ना, हो जाएगा 0। ठीक है, सिंपल सी बात है, डी फाई 0 हो जाएगा अगर इन दोनों को मैं इंटरसेक्ट करा दूं। इफ देखो, पहले तो ये चीज है कि दीज आर टू कैन नॉट इंटरसेक्ट, पर मैं करवा दूं इंटरसेक्ट तो क्या हो जाएगा, डी फाई अपना 0 हो जाएगा। और यहाँ पे डी फाई मैंने क्या कहाँ से लिया है, ग्रेडियंट से लिया है, और डी आर वेक्टर मैंने बस इसको डिफाइन किया है कि डी फाई अपना इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड कंप्लीट डिफरेंशिएशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो ये जो ये वाली इक्वेशन है अपनी, ये वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर जो है अपनी बन जाएगी 0। ठीक है, डी आर वेक्टर अपनी 0 बन जाएगी। और जी जैसे 0 बनेगी तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि इनका जो थीटा है वो 90 डिग्री है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोस होता है और कोस 90 होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि डेल फाई डॉट डी आर वे जो वेक्टर है, फाई इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर। ये चीज मेरे को कंक्लूजन में मिला। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट। डी आर क्या है अपना,
टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है। सो यहाँ से अपन को क्या चीज पता चली कि ये डी आर जो वेक्टर है ये अपना टेंजेंट है, डी आर वेक्टर, जो डी आर वेक्टर है ये अपना टेंजेंट है, ठीक है, ये अपना टेंजेंट है, डी आर वेक्टर जो है अपना टेंजेंट है और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। सो ये वाला कुछ इस टाइप से है ना, तो ये अपना होगा डी नहीं डेल फाई, ये हो गया अपना डेल फाई, ठीक है। सो यहाँ से क्या चीज पता चली अपन को कि जो डेल फाई है वो जो पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर अपन को रेट ऑफ चेंज बता रहा है, परपेंडिकुलर पॉइंट के परपेंडिकुलर बता रहा है, पॉइंट के परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि टेंजेंट तो उसी पॉइंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे hence del of phi is normal to the surface phi x, y, z इस सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या हो गया कि जो ग्रेडियंट है ना is a normal vector to the surface phi and has a magnitude equal to rate of change of phi along this normal। तो यहाँ पे ये जो phi है, यहाँ पे gradient of phi ये क्या बना, is a vector normal to the surface phi and has a magnitude equal to the rate of change of phi along this normal। ये नॉर्मल के अलोंग क्या दिखा रहा है अपन को, रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें अपन यहाँ पे ये जो चेंज है हाँ इसको लिख सकते हैं और ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी डायरेक्शन क्या है, एन कैप मैं इसकी डायरेक्शन मान सकता हूँ ये एन कैप डायरेक्शन है। एन कैप मतलब जेनरिक मैंने एन कैप लिया है कि एन कैप कोई भी एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में फाई कैप जा रहा है, डेल ग्रेड फाई कैप जा रहा है, ग्रेड फाई जा रहा है, फाई कैप क्या, इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सो ग्रेड फाई इज ए नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस, ठीक है, तो सरफेस के नॉर्मल है और ये डायरेक्शन डेरिवेटिव है कि ये डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ फाई इज डायरेक्शन ऑफ डी इज कॉल्ड डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई इन डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर की जो ये जो वेक्टर है ये एन कैप में या जो जैसे सपोज इसको कोई दूसरा अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो
उस डायरेक्शन में ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को दिखा रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को दिखा रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं। अब ये वाली चीज थोड़ी मेरे को लगता है समझ में नहीं आई होगी किसी को, तो ये बुक में ऐसा ही दिया हुआ है, वैसे डायरेक्ट उन्होंने कुछ ज्यादा समझाया नहीं, उन्होंने बस सिंपल सा बोला है कि डेल डॉट आर वेक्टर है, इसको अगर अपन डी आर से, ग्रेडियंट का डी आर से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करवाता हूँ तो अपन को डी5 मिलता है, जो कि ये है, ठीक है। इसको डिफाइन नहीं किया है बट जनरली ऐसा ही मिलता है, उन्होंने ये लिखा है। और ये कैसे लिखा है, इन्होंने प्योर मैथमेटिक्स से लिखा है। प्योर मैथमेटिक्स कैसे कि इन्होंने ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको कंप्लीट डेरिवेटिव बनाया बस यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे इसको लिख दिया। इसमें डी बाई डी टी भी मान सकते हो, लेकिन डी बाई डी टी उन्होंने कैंसिल कर दिया और कट आउट कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप सिंपल समझो, यहाँ पे इसके कंक्लूजन को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं प्योर मैथमेटिक्स को हटा देता हूँ अभी के लिए, इसको मत पढ़ो, सिंपल सा जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो समझो कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन आएगी, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग देन ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज है कि d5 जो है अपना वो डेल डॉट आर वेक्टर है, डी आर वेक्टर है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये क्यों है, क्यों मैं अभी मैंने पूरा बताया था कि सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फिर डी आर का डेरिवेटिव करते हैं तो एक कंप्लीट डेरिवेटिव बनता है और उस कंप्लीट डेरिवेटिव की वैल्यू इसके बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली चीज जो है नॉर्मली तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती लेवल सरफेस में जिसमें पोटेंशियल सेम, ओके। तो ये लेवल सरफेस पे नहीं कर सकती, ये टेंजेंट बन जाता है और ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो आज अपन ने लगभग सारे जो टॉपिक थे अपन ने देख लिए, अब बाकी के टॉपिक अपन कल देखेंगे, ठीक है। बाकी अपन आगे क्या देखेंगे, अब वेक्टर डाइवर्जेंस और उसके आगे की थ्योरम्स देखेंगे, ठीक है। अब आगे का डाइवर्जेंस देखेंगे। कितने पेज नंबर है, मैं पेज लिख देता हूँ, पेज नंबर 50। बाकी इसके सारे एग्जाम्पल हैं,